नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज दो तीन बड़ी खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर पर आने के पहले, और वो बिहार से संबंधित है, उस पर आने के पहले जो कुछ गॉसिप चल रहा है बाजार में, उसकी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए। और गॉसिप बहुत गंभीर गॉसिप है। सभी जिस जिस तरह की गॉसिपें चल रही हैं, सब में कुछ न कुछ तो दम है, और कुछ चंडू खाने की भी खबरें हैं। लेकिन बड़ी खबर जो आज मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं, वो हमारे सूत्रों ने, अंदरूनी सूत्रों ने जो हम तक जानकारी पहुंचाई है, उसके हवाले से हम आपको ब्रेक करेंगे। लेकिन एक बात तो आप मान के चलेंगे कि 46 वर्षों के बाद, मतलब भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद पहली बार बीजेपी का सपना बिहार में पूरा होने जा रहा है। 36 वर्षों तक दो व्यक्ति की सरकार चली, दो पार्टी की सरकार चली मोटे रूप में, और दो परिवार की अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दो परिवार की सरकार चली बिहार में। पहली बार परिवार विहीन, पार्टी विहीन, परिवार विहीन मतलब परिवार विहीन पार्टी जो है, मतलब जिसमें पार्टी का सेब, परिवार का सेब जिस पार्टी में नहीं है उतना, पहली बार ऐसी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पहली खबर तो यह है। सरकार बनाने का मतलब है उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि किसी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया, या कोई धोखा नीतीश के साथ नहीं हुआ है। और तीसरी खबर यह है कि अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें 16 मार्च को बहुत बड़ी टूट होने वाली है। और यह परिदृश्य राज्यसभा के चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। मतलब कल शायद शाम तक यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या आरजेडी में कुछ विधायकों की टूट हुई है। टूट से पहला तात्पर्य यह है कि अगर राज्यसभा के वोटिंग में आरजेडी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो क्या यह माना जाएगा कि आरजेडी टूट के कगार पे है। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बड़े मायने क्या हैं, और उस मायने का नीतीश कुमार की सेहत पे क्या असर होने वाला है। अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो वो आंकड़ा आपके दिमाग की दही बना देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दिमाग की दही बना देगा? वो इसलिए कि अगर जेडीयू को माइनस कर दे, 85 सीट है जेडीयू की, उसको माइनस कर दीजिए आप, तो 89 सीट भारतीय जनता पार्टी की, 19 5 सीट हम की, कुल मिलाकर के आंकड़ा पहुंचता है 117। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 122। खेल समझिए। इसीलिए कई बार जो चीज सामने से दिखती हो, पर्दे के पीछे ऐसा होता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को माइनस करके मैं कह रहा हूं, और ये मैं माइनस करने की बात क्यों कह रहा हूं, इस माइनस करने के पीछे एक बड़ा खेल है। आज दिन भर सुबह में हमने अपने बहुत सारे स्रोत से फोन पर यह बातचीत करने की कोशिश की, पता लगाया कि क्या वाकई में नीतीश कुमार की सेहत नासाज है, खराब है। कंफर्मेशन आया, बिल्कुल खराब है। इस पे कोई दो राय नहीं है, मतभेद नहीं है। उनकी सेहत ठीक नहीं है। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि अगर उनकी सेहत ठीक रहती, तब भी क्या ये चाल चली जाती जो अभी चली जा रही है?
क्या तब भी आप नीतीश कुमार को, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि क्या आप तब भी इस तरह की हिमाकत कर पाते? तो उनका कहना था कि यह बात सही है कि तब शायद हम इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। और जैसा हमने नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश, हम उस पर कायम रहते। लेकिन यह बात तय थी कि हम जोर आजमाइश करते और हम कोशिश करते नीतीश बाबू को मनाने की। जाहिर है नीतीश बाबू इसके लिए तैयार निश्चित रूप से नहीं होते, निश्चित रूप से नहीं होते। अगर नीतीश बाबू की स्वास्थ्य सेहत तंदुरुस्त होती, अच्छे दिमागी हालत में होते, उनके स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं होती, तो नीतीश बाबू हमारे दूसरे ऑल्टरनेट पर एक पल के लिए भी तवज्जो नहीं फरमाते। ये बात सत्य है और तब शायद हम ये इतनी बड़ी हिमाकत कर भी नहीं पाते। अब आप ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन फेवर ऑफ बीजेपी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नीतीश बाबू की सेहत का खराब होना निश्चित रूप से गया है। अब ये सेहत तो विधानसभा चुनाव के पहले से ही खराब थी, बल्कि 2024 में जब एक बार सिगबुगाहट हुई थी कि नीतीश बाबू पाला बदल सकते हैं, तब भी यह चर्चा थी। लेकिन उस वक्त ऑपरेशन लोटस कामयाब रहा और नीतीश बाबू को पाला बदलने नहीं दिया गया। मतलब उनको तोड़ करके इधर लाया गया और फिर से यह हो रही थी कि शायद लोकसभा चुनाव के पहले कुछ तिकड़म कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले तो वो उधर ही थे, जब उनको उधर कुछ नहीं हुआ तो नीतीश बाबू के ऊपर फेंका गया जाल और नीतीश बाबू इस तरफ आए। लेकिन विधानसभा के पहले नीतीश बाबू की हालत के बारे में भारतीय जनता पार्टी को मालूम था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने चुनाव पूर्व ये कहा था कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसको फिर आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ये नैरेटिव में उस स्टेटमेंट को इस नैरेटिव में तब्दील करने की कोशिश की गई कि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कि देखिए नीतीश बाबू को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकने वाली है भाजपा पोस्ट इलेक्शन, और वो चुनाव के पहले नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। खैर अब वो सेटल डाउन हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमने जो 2-3 सवाल आपके सामने रखे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आरजेडी के टूट से शुरू करता हूं। आरजेडी के टूट का मतलब क्या है? आरजेडी के टूट का मतलब है कि अगर कल राज्यसभा की वोटिंग में आरजेडी के तरफ से कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो क्या आने वाले दिनों में, और ये ताकत दिखाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि देखिए हमने आरजेडी के ऊपर काम किया और आरजेडी के पला पला विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमारा आंकड़ा 123 तक पहुंच रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में हम सरकार बना सकते हैं। अगर हमको तिकड़म ही करना है तो हम सरकार बना सकते हैं। अब इसका उलट प्रभाव क्या पड़ सकता है? दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि नीतीश बाबू और आरजेडी एक साथ आएंगे। नीतीश बाबू और आरजेडी का जो आंकड़ा है वो 85 और 25 का है, 110 तक पहुंचता है आंकड़ा। अब अगर मान लीजिए कि एक पल के लिए आरएलएसपी बड़ा डिपेंडेंट रहते हैं नीतीश बाबू के ऊपर, वो टूट के चले भी जाए, 114 हो गया। हम भी अगर टूट के चले जाए तब भी 119 होता है। मतलब क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी टूटकर जाने से रही, चिराग पासवान की पार्टी नहीं टूटेगी और चिराग पासवान उस तरफ पाला नहीं बदलेंगे। केंद्र में अभी उनको रहना है, 5 साल के बाद चुनाव होना है, तो माया मिली न राम हो जाएगा। तो चिराग पासवान की पार्टी तो हनुमान है एक प्रकार से मोदी जी के, वो नहीं जाएंगे और उनको अभी दूर की राजनीति करनी है, तो वो अभी की परिस्थिति में किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। हम जो हैं जीतन राम मांझी, वो हो सकता है कि अगर मान लीजिए नीतीश बाबू कहें कि हमारे साथ चलिए, लेकिन हम भी चोट खाया हुआ है, जीतन राम मांझी भी चोट खाए हुए हैं, तो उनके भी जाने की संभावना नहीं है। मास्टर स्ट्रोक अमित शाह ने चल दिया और वो मास्टर स्ट्रोक है आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा को इतना लिबर्टी दिया है कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी के चंगुल से खुद को आजाद कर सकें, उनको कुछ नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से बीजेपी की रहमो करम पर है। उनका बेटा ना विधान परिषद का सदस्य है ना विधानसभा का सदस्य है। बिना किसी
सदन के सदस्य हुए बिना वो कैबिनेट मिनिस्टर है। उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र। और उपेंद्र कुशवाहा को लोभ दिया कि आपको हम राज्यसभा दे देंगे। ऐसा लोभी पार्टी, ऐसा लोभी व्यक्तित्व आपको बिहार में, हालांकि पूरी भारतीय राजनीति में अब लोभियों की कतार बड़ी लंबी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो लोभ का समझिए कि एक सिंबल ही है। अपने बेटे को बना दिया, उनके पार्टी में टूट हो गई, कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, विधायक तो नहीं गए लेकिन कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। फिर अपनी पत्नी, अपने अपने बेटे, यही उनकी पार्टी है पूरी तरह से। तो उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि ठीक है, तुम्हारा लोभ ही सही, तो लिए लो लोभ का पत्ता और कहा कि देते हैं राज्यसभा की सीट। अब टूटने का ख्याल मन में नहीं लाना और नीतीश बाबू की बहुत ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है पब्लिक में। ये अंदर खाने की बात है, मतलब उन्होंने कहा नहीं भरपेटम, इशारा यही है, मैसेज साफ है कि आप जो कहे बखाए कह देते हैं कि नीतीश बाबू ये, नीतीश बाबू वो, नीतीश बाबू वो, कहना बंद करो। बेटे को बना दिया मंत्री और आपको भी भेज रहे हैं राज्यसभा, चुप। तो कॉम्बिनेशन देखिए क्या है। आरएलएसपी में टूट संभव नहीं है। आरएलएसपी एनडीए के साथ रॉक की तरह खड़ा रहेगा। जीतन राम मांझी रॉक के साथ खड़े हैं और नीतीश बाबू को टेंटर हुक पे रखा गया कि इस बार हम आपकी कोई नहीं सुनने वाले हैं। आपकी सेफ एग्जिट, आपके साथ हमारा अलायंस है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको 100 सम्मान रखेंगे, आप जो कुछ भी डिमांड करेंगे, जो पूरी करने लायक है, हम पूरी करेंगे। एक तो उनकी सेहत ठीक नहीं है, इट गोज इन फेवर ऑफ बीजेपी, और दूसरी जो आंकड़ा है, जो कॉम्बिनेशन है सीट का, उस पर शाह ने बहुत जबरदस्त चाल चल दी और यहां नीतीश बाबू को अब समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मित्रों, किसी ने नीतीश बाबू को फंसाया नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अगर किसी ने धोखा दिया है तो बीजेपी के लोग नहीं हैं, वो एनडीए के लोग नहीं हैं, वो धोखा दूसरी तरफ से हो रहा है। अगर वो इस तरह का संकेत न देते राज्यसभा चुनाव के पहले, जो कि शायद कल पता चल जाएगा, अब ये सांकेतिक हो रहा है, इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश नीतीश बाबू भी करेंगे कि जो फिलर हमारे पास भेजे जा रहे हैं कि दूसरी तरफ की पार्टी में कुछ टूट हो सकती है, क्या वो सही है, और इसका सत्यापन कल संध्या काल 16 तारीख को हो जाएगा। तो अब ये मान के चलिए कि नीतीश बाबू शिथिल पड़ गए हैं, उनको लगने लगा है कि देखो साहब, उनके पास पैसा है, कुछ भी हो सकता है, और नैतिकता अनैतिकता का तो खेल ही खत्म हो गया राजनीति में, संपूर्ण अनैतिक है। तो नीतीश बाबू को लग गया कि ये मामला ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि हमारी सेहत ठीक नहीं है, और हमको भी लग रहा है कि हमारी सेहत ठीक नहीं है, जो कि है, लेकिन किसी को भी आप जाकर के कहेंगे कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो मानेगा क्या? वो स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। क्या बीजेपी का ये नेता, कोई भी नेता पब्लिक में जाकर के ये कह सकते हैं क्या कि नीतीश बाबू की सेहत खराब है, नीतीश बाबू का दिमाग काम नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं कह सकते। ना बीजेपी के लोग कह सकते हैं, ना नीतीश बाबू कह सकते हैं। तो यही कहा जा सकता है कि नहीं, नीतीश बाबू की इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, वो उच्च सदन जाना चाहते हैं, एक बार वहां पर कुछ बढ़िया बढ़िया बात करना चाहते हैं, कुछ प्रवचन वो देना चाहते हैं, कुछ ज्ञान की बातें कहना चाहते हैं, बिहार में जो उन्होंने 20 वर्ष से किया इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं, देश को कुछ नया प्रकाश देना चाहते हैं, यही सब बात की जाएगी। लेकिन नीतीश बाबू के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा और ये फिलर आ रहा था दूसरे की तरफ से, और उनको बताया गया प्लस जेडीयू और माइनस जेडीयू, हम दोनों के लिए तैयार, हमारे साथ हैं तब भी ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तब भी हमारा आंकड़ा कुछ कह रहा है, हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, ये ध्यान रख लीजिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा खेल किया, अब तीसरे सवाल पर मैं आता हूं, जो सबसे बड़ा खेल हुआ है मित्रों, नीतीश बाबू के सुपुत्र निशांत बाबू की तरफ से हुआ है। सबसे बड़ा खिलाड़ी इस पूरे प्रकरण में, मेरे पास जो छनकर सूचनाएं आई हैं उसके हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूं, सबसे बड़ा खेल किया है नीतीश बाबू के सुपुत्र निशांत बाबू ने। भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी अपने कुछ क्लोजेस्ट मित्रों के पास। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मुझे बिल्कुल फोन करके, हमारी बात तो जरूर हुई है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई किनसे बात हुई है, उन्होंने क्या कंफर्म किया, तो भाग जाएंगे। लेकिन जो बात है वो पक्की बात है।
जिम्मेदारी दी गई निशांत बाबू को कि निशांत बाबू आप अपने पिताजी से बात कीजिए, पिताजी की सेहत अच्छी नहीं है, पार्टी के कोई नेता उनको ये बात कह नहीं सकते हैं, और हम लोग बाहर से हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनका शुभ चाहते हैं, हम भी ये बात उनको कह नहीं सकते हैं। परिवार का और कोई क्लोजेस्ट लोग हमारे संपर्क में नहीं है या जिनको हम ये बात कह सकते हैं कि आप उनसे बात कीजिए। तो निशांत बाबू आपको अब कमान संभालनी पड़ेगी। ये संदेशा आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी हमेशा पब्लिक में ये कहेगी कि नीतीश बाबू ने अपने पुत्र के बारे में कहा, हम तैयार हो गए। सच्चाई ये है मित्रों कि निशांत बाबू के तरफ ये संदेशा भेजा गया कि आप अपने पिताजी से बात कीजिए, उनकी सेहत ठीक नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, और आपको अगर आना है सक्रिय राजनीति में तो आप आइए, हमारा स्वागत है, हम आपको सौहर्ष स्वीकार करेंगे। और नीतीश बाबू की जो थाती है, नीतीश बाबू के का जो कैपिटल है, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो पॉलिटिकल ब्रांड है, उस ब्रांड इक्विटी के साथ हम आपको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं ताकि आप अपनी पार्टी को सुरक्षित रख करके आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है जेडीयू को कमजोर करना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डायरेक्ट संदेश था कि जेडीयू को कमजोर करना हमारा इरादा नहीं है। अगर आप सभी हमको मजबूर कर देंगे कमजोर करने पर, तभी हम करेंगे, अन्यथा ये जो आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, बहुत सारे नेता, बहुत सारे पत्रकार भी अनर्गल बात, धोखेबाजी की बात चर्चा करते हैं वो कि उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने क्या किया। क्या किया बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ? कलेजे पर हाथ रख करके वो सारे पत्रकार सोचें, वस्तुस्थिति उनके सामने में है। पीठ में छुरा घोंपा उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने, भारतीय जनता पार्टी के। एक छोटी पार्टी का नेता, उसकी अकड़ इतनी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ी पार्टी की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोले कि अगर मीटिंग करनी है तो हमारे घर पे आके करो। इतना तक अपमान झेला। और क्या था मैंडेट? 100 से ऊपर सीट पाने वाली पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 56 सीट लाने वाली पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों भाई? ये कौन सा डेमोक्रेसी कह रहा है? और फिर कहा जा रहा है कि छुरा घोंप दिया। छुरा घोंपा उद्धव ठाकरे ने, उसके बेटे आदित्य ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे की पत्नी ने, तीनों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को छुरा घोंपा। और पत्रकार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी क्या करती है। ये जो जातिवादी पत्रकार हैं, कुछ उनका नाटक चलता रहता है, दलित, ओबीसी और ये वो करके वो अपना खेल, वो पत्रकार नहीं है, वो खास तौर के एक्टिविस्ट हैं जिनको पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। वो जातीय उन्माद फैलाने के लिए पैसे लिए हुए हैं, वो फैला रहे हैं। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के साथ? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ? क्या किया एकनाथ शिंदे के साथ? एकनाथ शिंदे तोड़ करके आए थे, सरकार बनाई थी, सरकार बनी, चली, उनके नेतृत्व में सरकार चली। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो 132 सीट लाया बीजेपी, फिर एकनाथ शिंदे को बना देते। कमाल है, कमाल का कॉम्बिनेशन है। एकनाथ शिंदे की मजबूरी थी कि अगर बीजेपी के साथ नहीं रहते तो डिसिमेट हो जाते, उनका दुश्मन उस तरफ बैठा है, अभयदान दिया एकनाथ शिंदे को, फिर बीजेपी की दिक्कत हो गई। कमाल है। 20 साल से लगातार छोटी पार्टी होने के बाद भी, एक बार बड़ी पार्टी बनी थी, छोटी पार्टी बने होने के बाद भी नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करती है। कोई तो चरित्र रखो भाई, विवेचना करने के समय कोई तो मौलिक आधार रखो जब आप आलोचना करते हो। हर आलोचना में आलोचनात्मक अगर विवेचना करनी है तो कुछ आधार रखो। मैं आपके सामने आधार रख रहा हूं। उद्धव ठाकरे को भाजपा ने धोखा नहीं दिया, भाजपा ने, उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा दिया। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं हुआ है। 2.5 साल तक वो सरकार में थे, अब जब सरकार आई है वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को एकोमोडेट किया गया है, जितने उनके नेता हैं सबको एकोमोडेट किया है, सम्मान के साथ काम चल रहा है, लेकिन उनको कान में भरा जा रहा है बीजेपी आपको धोखा दे रही है, धोखा दे रही है। कहां धोखा दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने, यह खबर आ रही है कि बीजेपी के ही तरफ से जेडीयू को बचाने के लिए, कि जेडीयू को तोड़ने की कोई इच्छा नहीं है बीजेपी की। 101 43 सीट आई थी पिछली बार, 43 सीट,
अगर जेडीयू कहती है कि नहीं नहीं हमारी बड़ी कैपिटल है, तो बीजेपी की भी ऐसी कोई कैपिटल नहीं है कि बीजेपी एकदम से खत्म है, मिट्टी पलीद है। स्ट्राइक रेट बीजेपी का भी बहुत अच्छा है, उसको से रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं है। आंकड़े पर चलेंगे ना आप, 101 सीट अगर इनको आई थी, 101 सीट पर ये लड़े, 101 सीट पर ये लड़े, 101 सीट पर 85, 101 सीट पर 89, 89, तो कुछ तो रखेंगे आधार। स्ट्राइक रेट किसका बेहतर है, बीजेपी का है या नहीं है? लेकिन बीजेपी की डेसिमेट कर देंगे। अरे कुछ भी आलोचना कर दें, जातिवाद से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है वो विवेचक और वो समालोचक। उनका चश्मा जातिवादी का चश्मा लगा हुआ है उनके ऊपर। भाई जो फैक्ट है मैं फैक्ट दे रहा हूं आपको, 101 सीट 101 सीट, 89 स्ट्राइक रेट, 85 स्ट्राइक रेट, अब कौन सा बड़ा हुआ? फिर भी आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, आप आइए और अपने पिताजी से बात कीजिए। खबर है मित्रों कि निशांत ने इस मामले में अपने पिता से बात की और पिताजी को मना लिया। किसी संजय झा ने नहीं, किसी ललन सिंह ने नहीं, किसी विजय चौधरी ने नहीं, किसी मोदी ने नहीं, किसी शाह ने नहीं, किसी ने नहीं। ये पहली जो सूचना आई है कि आप अभी कुर्सी छोड़ करके आप जो आप चाहते हैं वो बनिए और जेडीयू को बचाने के लिए एक सिंबल जो है उसके रूप में हम आने के लिए तैयार हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हमको कोई पद मिलता है तो हम ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वस्थ हैं। इनके ऊपर भी आरोप लगता था कि ये तो नशेड़ी हैं, ये हैं, वो हैं, ये सारी बातें हैं। अब ये कौन सी खबर है मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन निशांत स्वस्थ हैं, सुलझे हुए हैं, बेहद ईमानदार हैं, एक्चुअल समाजवादी नेता के समाजवादी पुत्र हैं। सबके साथ इनका व्यवहार अच्छा है, सुशील है, विनम्र है, और धीरे धीरे नीतीश बाबू के पुत्र हैं तो धीरे धीरे प्रशासन की बारीकी भी समझ लेंगे। और उसके बाद जब नीतीश बाबू ने अपने विधायक दल के साथ बैठक की और अभी जेडीयू के स्वार्थी कार्यकर्ता शुरू कर दिए गाली गलौज देना, ललन सिंह को, संजय झा को, विजय चौधरी को। क्यों? क्योंकि ये सभी सवर्ण जाति से हैं, वो जाति के चश्मे से देख रहे हैं, वो सामाजिक न्याय में सवर्ण को गिनते नहीं है। क्योंकि ये सवर्ण हैं, लग गए इनके पीछे कि ये जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं। अरे भाई संजय झा बीजेपी के एमएलसी थे, उस कोटे से वो आए थे जेडीयू में। ये बात सही है कि बीजेपी के नेता के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे, वो किसी जमाने में राजीव प्रताप रूडी के ओएसडी हुआ करते थे और अरुण जेटली के बहुत करीबी थे, ये बात सही है। लेकिन वो, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के हनुमान ही है। ललन सिंह 38 वर्ष का रिश्ता है, एक बार बीच में उनकी अदावत हुई थी, लेकिन वो कभी भी नीतीश कुमार का नुकसान नहीं चाहते हैं। विजय चौधरी कांग्रेस से आए जरूर हैं, लेकिन बेहद सुलझे हुए नेता हैं। नीतीश की शर्त पर वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई आपको शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, चूंकि उनकी जाति सवर्ण की है इसलिए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दो, इसलिए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दो। संपूर्ण समर्पण है नीतीश के प्रति इन नेताओं का, संपूर्ण। और जेडीयू को एकजुट करने में, जेडीयू को खड़ा करने में इन नेताओं की भूमिका है। अकेले एक जाति से नीतीश बाबू नहीं बढ़ पाते, 2% वोट है उनका, कैसे जोड़ा उन्होंने सबको। असली समाजवादी नेता है नीतीश बाबू, और सड़क पर उतर गए, उनके खिलाफ माहौल बनाने लगे। सच्चाई मित्रों यह है कि निशांत को जो टास्क दिया गया था, निशांत ने उस टास्क को पूरा कर लिया। ये दूसरी बड़ी खबर है। एक तरफ तो आरजेडी की टूट, दूसरी तरफ निशांत को यह टास्क मिला था। निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि आवाजें उठ रही हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है, वो योग्य भी हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव अभी नहीं है, वो एमएलए भी नहीं है, अभी किसी सदन के सदस्य भी नहीं है, अभी तक राजनीति में आए नहीं है, पहली बार वो जेडीयू की सदस्यता हासिल किए हैं।
जेडीयू में उनको कोई पोस्ट मिलेगा, तो अभी उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस दोनों की परीक्षा होनी है और प्रशासनिक कॉन्फिडेंस की भी परीक्षा होनी है। उनको अगर कोई कैबिनेट बर्थ मिलता है, अगर वो डिप्टी सीएम होते हैं, उनको कोई अच्छा मंत्रालय मिलता है, बिजली मिल जाए, फाइनेंस मिल जाए, होम तो नहीं मिलेगा। होम नहीं मिलेगा, विधानसभा स्पीकर का पोस्ट नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये पक्की मान करके चलिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि निशांत ने अपना टास्क पूरा किया, बहुत परिपक्वता दिखाई, अपने पिताजी को भी कन्विंस किया, पिता कन्विंस हुए और राज्यसभा जाने के लिए तैयार हुए और खुद को वो एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने के लिए खुद को भी तैयार किया उन्होंने। ये है मास्टर स्ट्रोक। और जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि ये जो दांव चला जा रहा था कि नीतीश बाबू पलट सकते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो कह टिप्पणी कर रहे थे, अरे वो तो मटन खा रहे हैं, वो फलना खा रहे हैं, उनको तो पासा फेंकना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जोड़ तोड़ कि अगर राजनीति को आप अंजाम देना चाहते हैं तो मोदी साहब के सामने अभी आप नहीं टिक पाएंगे। उनके पास सब कुछ है, धन भी है और बल भी है। बल है ईडी का, सीबीआई का और बाकी चीजों का, और धन तो है ही है साहब, सत्ता में है वो, सारे धन पशु उनके साथ हैं। तो उनको आप नहीं उखाड़ सकते हैं, उनको नहीं तोड़ सकते हैं। उनको कोई फकीर ही तोड़ सकता है जो बिकने के लिए तैयार नहीं हो। वैसी स्थिति तो है नहीं राजनीति में अभी। कोई फकीर उनको तोड़ सकता है, एकदम जो फकीर है जिसके बदन पर सिर्फ 2 कपड़े हैं, वो मोदी साहब को मात दे सकते हैं। लेकिन वो चरित्र तो भारतीय राजनीति में अब नदारद हो गया है, दिख नहीं रहा है, इसलिए वो होना मुश्किल है। तो मित्रों, कल 16 मार्च का इंतजार कीजिए, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कल की रात बहुत भारी होगी और कल मैंने ये जो तीनों पक्ष आपके सामने रखे हैं, आरजेडी की टूट भी मुमकिन है, निशांत का मिशन लोटस कामयाब हुआ है, कोई साजिश नहीं भारतीय जनता पार्टी ने की है, किसी ने कोई साजिश नहीं की है, ना ललन सिंह ने, ना संजय झा ने, ना विजय चौधरी ने, किसी ने कोई साजिश नहीं की है। परिस्थिति ऐसी है जिसकी वजह से ये करवट लिया जा रहा है और नीतीश बाबू अपनी स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाएंगे। निशांत कैबिनेट में शामिल होंगे, बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, शामिल होंगे। जब उपेंद्र कुशवाहा का बेटा शामिल हो सकता है तो नीतीश बाबू का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? तो वो कैबिनेट में शामिल होंगे और पूरे प्रेम के साथ जेडीयू को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी अपने ऊपर ये तोहमत नहीं लेना चाहती है, वो जेडीयू को तोड़ना चाहती है। ये जो कुछ छुटभइये लोग होते हैं, निहायत स्वार्थी, वो आरोप लगाएंगे कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। बिल्कुल इरादा नहीं है और जेडीयू अब बीजेपी से अलग है भी नहीं और बीजेपी जेडीयू से अलग नहीं है। एक प्रकार से समझिए कि एक सिक्के के 2 पहलू हो चुके हैं और अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ चलते हैं तो लंबा चलेगा। अविश्वास की खाई अगर थोड़ी सी भी बढ़ी तो परेशानी हो सकती है। तो ये थी आज की विवेचना। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अंग्रेजी में हमारे नेटवर्क को देखने के लिए QI.in आप जरूर सर्च करें और हिंदी में prakashtv.in को भी जरूर सर्च करें। आपको ताजा तरीन खबरें, कुछ साइंटिफिक, कुछ स्पेशल, कुछ रिसर्च खबरें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।